हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने कुछ प्रश्नों को अर्थात 5 प्रश्नों को इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे 6वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाय द वे अगर अब तक आपने वो प्रश्न ना पढ़े हों, 6 प्रश्न नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनको प्रेस करके एक साथ पढ़ लें, पूरा कंप्लीट कर लें। बच्चों, यहाँ से एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, हर हालत से आता है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। चलो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6वां स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप अपनी बुक एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसको हाथ में लें और उसके बाद कलम भी साथ में रखें, नोट भी करते जाएं और साथ साथ में प्रश्नों को पढ़ते जाएं। यहां से देखो, हमें 6वां प्रश्न पढ़ना है। पहले 6वां प्रश्न ऐसा लिखा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। क्या कहता है? एक आयताकार कोई आपका खेत है और इसका विकर्ण कितना है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी हो तो खेत की विमाएं बताइए। बच्चों, चित्र से ये तो बात बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आएगी। मान लेते हैं कि ये आपका एक कोई आयताकार खेत है। चलो नाम भी डाल देते हैं, ABCD आपका ये खेत है, आयताकार खेत है। और ये आयताकार खेत की ये वाली छोटी भुजा है ना, ये छोटी है, ये बड़ी है। बड़ी भुजा को हम लंबाई कहते हैं और छोटी भुजा को क्या कहते हैं बच्चों? चौड़ाई कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या है? छोटी भुजा इसको कहेंगे, छोटी भुजा। और यहाँ इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बड़ी भुजा, है ना, ये आपकी बड़ी भुजा है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब समझो प्रश्न जो कहता है उसके हिसाब से पूरी बात देखो। प्रश्न आपका ये कहता है कि इसका विकर्ण कितना है? छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो बच्चों, यहाँ छोटी भुजा ये है ना, इसको हम x मान लेते हैं। मान लिया हमने, इसको क्या मान लें? x मीटर। ये आपकी छोटी भुजा है। तो बच्चों, विकर्ण कितना हो जाएगा? कहता है विकर्ण उससे 60 अधिक है, छोटी भुजा से 60 अधिक है। ये आपका विकर्ण है, वो कितना है? छोटी भुजा x है, उससे 60 अधिक आपका विकर्ण है। ठीक है, यही तो प्रश्न कहता है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना छोटी वाली भुजा जो है कितनी है? छोटी भुजा को हमने x मान लिया है। ठीक है, छोटी भुजा बराबर x मीटर है। तो प्रश्न कहता है कि उसका विकर्ण जो है वो कितना है? प्रश्नानुसार विकर्ण जो है वो है इसका 60 अधिक, छोटी भुजा से 60 अधिक। ये आपका x प्लस 60 हो जाएगा। छोटी भुजा x मान ली, x में 60 जोड़ दें तो x प्लस 60 इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, 60 अधिक है, छोटी भुजा से 60 अधिक विकर्ण है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर और दूसरी बात कही गई है कि जो बड़ी भुजा है वो कितनी है। देखो ध्यान दें, बड़ी भुजा कितनी है? प्रश्न के अनुसार कहता है कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी वाली भुजा से 30 अधिक है। ये छोटी वाली भुजा x है, तो बड़ी वाली ये भुजा कितनी है? 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा बराबर लिख दें, बड़ी भुजा बराबर कितनी लिख दें? x से 30 अधिक लिख दें। यहाँ पर x प्लस 30 मीटर आपकी बड़ी भुजा हो जाएगी। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई? जो हमें प्रश्न में दिया गया था बस वही करना है, अपने तरफ से कुछ नहीं। ये आपका एक आयताकार क्षेत्र है, खेत है, कुछ भी कह सकते हो। इस खेत की जो छोटी भुजा है वो BC है, बड़ी भुजा है वो AB है। छोटी भुजा को अगर हम x मान लें तो प्रश्न कहता है कि छोटी भुजा से ये विकर्ण जो है वो 60 अधिक है। विकर्ण जो है AC वो कितना है? इस छोटी वाली भुजा से, मतलब x से 60 अधिक है। हमने इसको x मान लिया तो ये कितना हो गया? x प्लस 60 हो गया। करेक्ट है बात। इसके बाद कहता है कि जो बड़ी वाली भुजा है, मतलब AB भुजा है, वो कितनी है? छोटी वाली भुजा से 30 अधिक है। तो बच्चों, ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी x प्लस 30 मीटर हो जाएगी। ये आपकी कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 हो जाएगी। क्लियर बात हो गई। तो बच्चों, यहां से देखो, हमने यहाँ पर 3 भुजाएं निकाली। देखो कौन कौन सी? AB भुजा निकाली, AC भुजा। यहाँ AC भुजा कितनी है? यहाँ पर AC भुजा है x प्लस 60 है। ठीक है, यहाँ पर जो BC भुजा है वो कितनी है? BC भुजा हमने x मानी है, x मीटर, ये भी ठीक है। और जो AB भुजा है वो बड़ी वाली भुजा जिसको लंबाई कहेंगे वो कितनी है? x प्लस 30 मीटर है। बच्चों, यहां से देखो, ये आपका एक समकोणीय त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ABC आपका क्या है?
इस समकोणीय त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखना है यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको पता ही है भाई, कर्ण का जो वर्ग होता है वो वर्ग काय के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों के वर्गों का योग होता है। ठीक है, ये होता है कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। ठीक है, तो बस यही हमने लिख दिया। अब देखो AC भुजा हमारी यहां पर है x प्लस 60, इसका स्क्वायर लिख दें बराबर AB का वर्ग, AB यहां पर कितनी है, यहां x प्लस 30 है, इसका स्क्वायर लिखें, प्लस BC कितनी है, BC है x और x का स्क्वायर लिखें। करेक्ट है बच्चों, इसका स्क्वायर तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 6 छक्का 3600 लिखना है, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 होगा, प्लस यहां पर इन दोनों के गुणा का दूना 60 दूनी 120 लिखना है बराबर, यहां भी इसी प्रकार इसका स्क्वायर तोड़ो तो x का स्क्वायर लिखना है, 30 का स्क्वायर 900 लिख दें, प्लस 30 दूनी 60 x लिखें प्लस x स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है बच्चों, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल एकदम हो सकता है भाई, कर दे कैंसिल, इन दोनों पदों को इधर लेके बराबर 0 लिख दें। यहां देखो लिखा है बच्चों एक्स स्क्वायर, यहां प्लस 60x है, ये 120 इधर ले जाओगे माइनस का 120 हो जाएगा, ये 3600 इधर ले जाओगे माइनस का 3600 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा बराबर 0। तो बस यही लिख देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर यहां लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 60x लिखना है, माइनस में लिखना है 120x, ये वाला इधर ले गए, प्लस में यहां पर है 900, ये माइनस में 3600 लिखेंगे और बराबर में 0। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात ठीक है, एकदम सही है। और आगे देखो, चलो एक स्टेप और आगे देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पे 60x में से 120x घटाओगे तो माइनस का 60x यहां मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहां देखो 900 में से 3600 घटाओगे तो माइनस का यहां लिखना है 2700 और बराबर में 0। बच्चों आपका ये द्विघात समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700 और बराबर में 0। बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है कि नहीं, अगर इसका यहां पर श्रीधराचार्य विधि से गुणनखंड करके करें या श्रीधराचार्य से करें अथवा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, किसी भी विधि से हल कर सकते हो, यहां से जो x का मान आएगा वो इसकी चौड़ाई हो जाएगा, खेत की चौड़ाई हो जाएगा, और यहां से x में 30 जोड़ दें तो इसकी लंबाई हो जाएगी। बस लंबाई और चौड़ाई ही हमसे पूछी गई है, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल। अब क्या करना है बच्चों, यहां इसको गुणनखंड विधि से कर दें, गुणनखंड विधि से कर दें, कोई समस्या नहीं। प्रश्न में ऐसा कोई प्रतिबंध तो कहा नहीं गया कि भाई हम दो घातीय समीकरण सूत्र से करें या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करें या फिर गुणनखंड विधि से करें, जो भी आपको सिंपल दिखे साधारण तौर से, जिसको आप जिस विधि से सॉल्व कर सकते हो उससे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर लिखा है 2700 के गुणनखंड ऐसे करो घटाने पर हमारा 60 आ जाना चाहिए, तो यहां पर ऐसा लिख दें 9 गुणे 30 लिख दो, ध्यान दो 9 तिया 27 होता है, 2700 के गुणनखंड 90 गुणे 30 और 90 में से हम 30 घटा दें बच्चों हमें 60 मिल जाएगा। बिल्कुल एकदम आसान काम है, गुणनखंड विधि का अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहां से लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां लिखेंगे 60x में क्या लिखेंगे, 60 को कैसे लिखेंगे 90 माइनस 30 लिखेंगे, इंटू एक्स लिखें, माइनस में 2700 लिखें और बराबर में 0। करेक्ट है, और आगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का अंदर गुणा करेंगे 90x लिखना है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 30 में x का गुणा 30x लिखेंगे, माइनस में 2700 और बराबर में 0। अब यहां से 2 के समूह बनाकर कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में से x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में x का भाग करोगे x बचेगा, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां 90 बचेगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों, आगे इन दोनों में से प्लस में 30 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 30 से 30 कैंसिल करो, यहां x बच जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस का हो जाएगा, 30 का यहां पर भाग दोगे तो यहां से 90 बार भाग जाएगा बराबर में 0। ठीक है बच्चों, यहां पर ये निश्चित बात है कि गुणनखंड विधि से जब हल करते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है।
इसलिए यहां से ये ब्रैकेट आप जरूर मिला लें, एक ही मिलना चाहिए। जब x माइनस 90 दोनों में से फिर से कॉमन मिल जाएगा तो अब क्या बचेगा, अब यहां बचेगा x प्लस यहां से 30 बचेगा और बराबर में हमें लिखना है 0। अब देखो यहां पर पहला गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड ये है, दो गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 0 है। तो यदि ये 0 अथवा ये 0, आपको ऐसा लिखना होता है कि यदि x माइनस 90 बराबर 0 लिखना है तो x का मान यहां से हमें 90 मिल जाएगा। और यदि दूसरा गुणनखंड 0 लिखें, यदि x प्लस 30 बराबर 0 लिखें तो यहां से x का मान माइनस 30 मिलेगा और इसको हम अमान्य लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो लंबाई या चौड़ाई मतलब क्षेत्र की जो खेत की भुजा होगी वो कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। यहां से x का मान ऋण 30 आ रहा है तो इसको हमें x का मान जो ऋण 30 आया उसको अमान्य लिख देना है, इसको नहीं मानना हमें, क्योंकि x का मान ऋणात्मक हो नहीं सकता। दूरी आपकी, ये आपकी चौड़ाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहां इसको x के इस मान को छोड़ देंगे। फिर क्या करना है, x का मान जो 90 है ना वही आपकी चौड़ाई हो जाएगी। ये चौड़ाई वाली भुजा खेत की कितनी चौड़ाई है, 90 मीटर है। यहां पर आप लिख दें आंसर, क्या लिखोगे यहां पर, खेत की चौड़ाई बराबर, क्या लिखोगे, खेत की चौड़ाई बराबर आपको लिखना है 90 मीटर और उसकी लंबाई कितनी लिखना है, यहां पर लंबाई लिखना है 30 अधिक, मतलब 90 में, यहां पर 90 में 30 और जोड़ दें तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 मीटर उसकी लंबाई है। ये आपका आंसर है। ठीक है, खेत की चौड़ाई है 90 मीटर, ये वाली भुजा है चौड़ाई जिसको कहेंगे 90 और इस वाली भुजा को क्या कहेंगे, 90 प्लस 30 मतलब 120। लंबाई वाली भुजा 120 है, चौड़ाई वाली भुजा 90 है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस सवाल को अच्छे से पहले रीड करना है, फिर इसके बाद में द्विघाती समीकरण बनाना है, फिर द्विघाती समीकरण जब बन जाए फिर हमें किसी भी विधि से इसको हल करना है, चाहे सूत्र से हल करो, चाहे गुणनखंड विधि से हल करो अथवा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो, सबसे आंसर एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए इसको जल्दी से नोट करें और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। तो 7वां प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। बच्चों यहां पर ऐसा दिया गया है, ये प्रश्न है आपका 7वां नंबर का है ना, 7वां प्रश्न है। यहां कहता है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं, इनका वर्गों का अंतर। बच्चों निश्चित रूप से बड़ी संख्या के वर्ग में से जब छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तब अंतर मिलेगा। बड़ी में से छोटी घटाते तभी तो अंतर मिलता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, बड़ी संख्या, क्या लिखना है, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, ये दोनों के वर्गों का अंतर दिया गया है कितना, 180 दिया गया है। ये हमें बच्चों दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, दिया है कि वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ एक और बात दी गई है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तथा एक और बात यहाँ पर दी गई है कि जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या जो है उसका वर्ग बराबर कितना है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 गुणे बड़ी संख्या, 8 गुणे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 8 गुना है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बच्चों यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी x है, मान लेते हैं बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या हमारी x मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि बड़ी संख्या x है। तो अगर बड़ी संख्या x है तो बताओ बच्ची छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो 8 गुणे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को x मान लिया है तो 8x हो जाएगी। छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया, 8 इंटू एक्स। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, ये देखो ध्यान दें, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या हमने कितनी मानी है, x, मतलब x का वर्ग, माइनस मतलब माइनस लिख दें। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग का मान कितना है, 8x है,
और बराबर में यहाँ पर 180। बच्चों देखो एकदम आसान सा काम हो गया, एकदम आसान सा काम। देखो यहाँ से हमने प्रश्न में जो बातें दी गई थी पहले उनको हमने लिखा। हमें दिया गया था कि दोनों जो दो संख्याएं उनके वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग हमने घटाया तो अंतर मिला 180। ये भी बात साथ साथ में कही गई है कि छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये दोनों प्रश्न में शर्तें हमें दी गई हैं। हमने ये मान लिया कि बड़ी संख्या कितनी है, x है। अगर बड़ी संख्या x है और यहां पर हम x लिख दें बड़ी संख्या की जगह पे, तो ये देखो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x हो गया। क्लियर बात है। अब बच्चों यहां पर आ जाओ, ये पहली शर्त जो दी गई है उस पर आ जाओ। बड़ी संख्या हमने माना है x, तो बड़ी संख्या को लिख दिया x, वर्ग को वर्ग ज्यों का त्यों लिख दिया, माइनस भी ज्यों का त्यों लिख दिया। छोटी संख्या का वर्ग पूरे का मान देखो 8x है, यहां से हमने छोटी संख्या का वर्ग इस पूरे को हमने 8x लिख दिया, बराबर में 180। क्लियर है। बस इसको हल करोगे, यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x इधर ले आओ, माइनस का 180 लिख दें बराबर 0। बच्चों ये सीधी बात एकदम, यहां पर हमने द्विघात समीकरण बना लिया। अब इसको यहां गुणनखंड विधि से हल कर दें, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कर दें, अथवा श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको हल करके बता सकते हो x का क्या मान होगा। जो x का मान होगा वो बड़ी संख्या निकल के आएगी, ठीक है। और बड़ी संख्या के बाद यहाँ पर x का मान लिखोगे तो छोटी संख्या का वर्ग हमें पता चल जाएगा, इसका वर्ग बोल लेंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। बस ये आपको करना है। यहां से पहले x का मान बताओ। 180 लिखा है बच्चों, ये 180 लिखा है ना, इसके अगर गुणनखंड कर दिए जाए तो 18 गुणा 10 लिख दें, ठीक है। और 18 में से 10 घटाएंगे बच्चों 8 मिल जाएगा, ये बीच वाला पद हमें चाहिए, है ना। 8 मिल गया। बस समझो आगे एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस में 8 को हमें इस प्रकार से लिखना है 18 माइनस 10, 8 बचेगा, इंटू में एक्स माइनस का 180 बराबर में 0, ठीक है। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहां 18 में x का गुणा 18x हो जाएगा, माइनस माइनस यहां से प्लस लिख दें और 10 का यहां से गुणा करोगे 10x लिखो, माइनस का 180 बराबर में 0। बोलो यहां तक बच्चों ठीक है, ठीक है। यहां से दो के दोनों में यहां से दो दो के समूह बना के कॉमन लेंगे, तो यहां से इसमें से हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है। अब एक्स स्क्वायर में x का भाग x मिलेगा, माइनस यहाँ x से x कैंसिल होगा तो 18 लिखना है, ठीक है। यहां भी देखो इन दोनों से भी हमें 10 कॉमन दिखाई दे रहा है, 10 से 10 डिवाइड करोगे x, यहां माइनस 10 का यहां भाग करेंगे तो 18 बार जाएगा, बराबर में 0 लिख ले, ठीक है बच्चों। इतनी बात ठीक है। यहां से x माइनस 18 फिर से कॉमन है, तो हमें x माइनस 18 कॉमन रखना है और इसके बाद यहां से x प्लस 10, यहां पर क्या लिखना है, x प्लस 10 लिखना है, बराबर में 0, ठीक है। क्लियर बात। यहां से देखो दो संख्याएं हैं, इनका दोनों का गुणनफल बराबर 0 दिया गया है, तो आपको लिखना है यदि x माइनस 18 बराबर 0 तब x बराबर क्या लिखोगे 18, ठीक है। और यदि इसको 0 लिखोगे, देखो ध्यान दें, यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो यहां से x का मान माइनस 10 आएगा, ठीक है। यहां से x का मान माइनस 10 आएगा। बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, ये ऋणात्मक हो गई है ना, ये धनात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है, अमान्य लिख दें। यहां से x का मान जो हमें 18 मिला है, तो ये हमारी x बराबर 18 जो है ना वो क्या है, छोटी वाली संख्या है, सॉरी बड़ी वाली है ना, बड़ी संख्या बराबर x है ना, तो यहां से बड़ी संख्या बराबर हमें 18 मिल रही है, बड़ी संख्या बराबर, ठीक है। बड़ी संख्या बराबर क्या लिखना है बच्चों, 18 लिखना है, ठीक है। अब छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान दें, छोटी संख्या और छोटी संख्या बराबर क्या लिखोगे, देखो ध्यान दें, छोटी संख्या का वर्ग बराबर यहां पर 8x है, देखो ये लिखा है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 है, ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या और इसका वर्ग बराबर 8 गुणे 18 लिखना है, ठीक है। x का मान कितना लिख दें, 18 लिख दें। अब 18 ठीक 144 लिख दें और इसका जब वर्गमूल लेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग है, ये छोटी संख्या का वर्ग 144 है,
इसलिए छोटी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है, ये आपको छोटी वाली संख्या 12 मिल रही है, बड़ी वाली संख्या 18 मिल रही है जो आपसे पूछी गई है। ठीक है बच्चों, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है बच्चों, यहां तक एकदम ठीक है। जो भी प्रश्न में दिया जाए उसको ध्यान से आपको समझ के बताना है कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। एक बार फिर से समझो बच्चों, यहां से हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या, मतलब प्रश्न कहता है कि संख्याओं के, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ये दिया गया। तो बच्चों निश्चित रूप से जब किसी भी संख्या का अंतर करते हैं तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो अंतर मिल जाता है। तो वही काम यहां पर हमने किया है, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाया और अंतर हमें 180 दिया गया है। और साथ साथ में एक और बात दी गई है, उसको भी हमने यहां पर लिखा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर दिया। अब यहां से हमने यहां स्टार्टिंग किया है, ये तो दो बातें हमें दी गई थी, ये दोनों बातें क्या है, प्रश्न में दी गई थी। अब यहां से हमने माना कि बड़ी संख्या x है, तो जब बड़ी संख्या x मान ली तो यहां से देखो छोटी संख्या का वर्ग बराबर में 8 गुणे बड़ी संख्या, और हमने इसको माना है x, तो 8x हो जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग ये 8x है और बड़ी संख्या यहां पर कितनी है बच्चों, x है। यहां पर बड़ी संख्या ये है आपकी x और जो छोटी संख्या का वर्ग है वो क्या है, 8x है। ठीक, ये आपका। अब ये समझो इन्हीं के आंसर हमें ज्ञात करना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, ये दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। यहां से हमने क्या काम किया, देखो यहां से अब यहां पर आ गए, फिर से दोबारा लौट के आई, बड़ी संख्या को x मान लिया तो यहां लिख दिया x और वर्ग ज्यों का त्यों, फिर माइनस छोटी संख्या का वर्ग हमने 8x निकाल लिया है, तो इस पूरे को हमने 8x लिख दिया बराबर 180। अब 180 इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 लिख दिया। अब यहां से हमने गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड हमें 2 मिल गए, x माइनस 18 x प्लस 10 बराबर 0। पहला गुणनखंड 0 लिखोगे x का मान 18 मिल जाएगा, दूसरा गुणनखंड जब 0 लिखोगे तो x का मान माइनस 10 मिलेगा। बच्चों यहाँ पर x का मान माइनस में आया है, इसलिए इसको क्या लिखना है, अमान्य लिख देना है। ठीक है, अब जब x का मान 18 हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमें बड़ी संख्या का मान 18 मिल रहा है। x का मान का मतलब क्या है, x किसको माना है, बड़ी संख्या को, तो x बराबर बड़ी संख्या ये 18 मिल गई। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग 8x है ना, तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे x का मान 18 लिखोगे, 18 144, तो छोटी संख्या का वर्ग 144 है, इसलिए वर्गमूल है, तो छोटी संख्या का मान 144 का वर्गमूल 12। ठीक है, छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी संख्या हमारी ये हो गई। ये इनके आंसर हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर बात है, किसी को कोई डाउट वाली बात नहीं बच्चों। हमेशा आपको जब प्रश्न मिल जाए तो उसको बड़े आराम से पढ़ना है, धैर्य पूर्वक पढ़ना है और उसका आराम से जवाब देना है। ठीक है, किसी के द्वारा कही गई बात बताएं कि भाई अच्छे से अच्छे का तलाश करो का मतलब क्या है, देखो ध्यान से बच्चों समझते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर हमें कुछ और मिलता है उससे और आगे की तलाश करें। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। अभी रुकना नहीं है, आगे लिखा है टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बच्चों एक छोटी सी अगर कोई कामयाबी मिल जाए, वहां रुकना नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम 60% पे ना रुकें, 100% पे जाएं सीधा सीधा, है ना। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे आप तैराक बन जाओ। हमें तो तैराक अगर बनना सीख गए तो हमें तो फिर भैया हवाई जहाज चलाना है ना, या ये कहो शिप ले जाना है। मतलब तैराक बनने का मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी आप कामयाबी मिलने से खुश हो जाओ। बड़ा सोचोगे बड़ा आदमी बनोगे, छोटे मोटे से कुछ नहीं होता, है ना। बड़ा आदमी बनो तभी आप कुछ कर सकते हो, अपनी कामयाबी तभी बुलेट पहुंचा सकते हो जब आपका सपना बड़ा हो बच्चों। ठीक है, अच्छे से अच्छे की तलाश करो। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर इसके आगे है 8वां। देखो 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न बच्चों कहता है कि एक रेलगाड़ी की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है
और आगे लिखा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। भाई चाल बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से हमसे कम समय लगेगा, है ना। चाल आप अपनी साइकिल की चाल बढ़ा दोगे तो आप अपने स्कूल में रोज जाते हो ना, तो मान लो थोड़ी देर के लिए 20 मिनट लगते हैं, आपको अपने स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आप अपनी साइकिल की चाल बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से रोज की अपेक्षा आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर रोज 20 मिनट में पहुंचते हैं तो हो सकता है 15 ही मिनट में पहुंच जाओ। स्पीड पे जाओगे, चाल बढ़ा दोगे तो कम समय लगता है, ठीक है। यही बिल्कुल प्रश्न कहता है कि रेलगाड़ी की दूरी कितनी चलनी है, उसको 360 किलोमीटर यात्रा जानी है, ठीक है। 360 किलोमीटर की यात्रा करने में जो समय लग रहा है उस समय में प्रश्न कहता है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक उसकी चाल कर दी जाए तो निश्चित रूप से 1 घंटा कम समय में वो यात्रा तय हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ये आपको बतानी है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, इसको पहले रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये है आपका 8वां प्रश्न। और 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि भाई यहां देखो बच्चों 300 कितनी जानी है, 360 किलोमीटर की दूरी जानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसको यात्रा कितनी चलनी है, 360 किलोमीटर दूरी चलनी है, तो कितना समय लगेगा। तो आपको लिखना है 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लग जाएगा बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहां लिख देते हैं दूरी बटे चाल। दूरी इसको कितनी तय करनी है, 360 किलोमीटर दूरी तय करनी है। किस चाल से तय करनी है, x से तय करनी है। तो बच्चों यहां पर समय लगेगा 360 बटे x घंटे का समय लग जाएगा। यदि इसकी चाल को बढ़ा दिया जाएगा तो कितना समय लगेगा, देखो अब इसको निकाल लेते हैं। यदि इसकी मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी बढ़ाई जाए, देखो प्रश्न में कहा गया है इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो बताओ चाल कितनी होती बच्चों। तो इसकी चाल बराबर हो जाती कितनी, x में 5 जोड़ दें तो इसकी चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती, ठीक। अब इस चाल से अगर वो 360 किलोमीटर दूरी जाएगा तो 1 घंटा कम समय लगेगा, प्रश्न कहता है। तो आपको लिखना है इस चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना लगेगा बच्चों, बताओ। समय बराबर वही फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी तो 360 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन अब की बार चाल उसने बढ़ा दी, चाल x प्लस 5 कर दी, इतना घंटा का समय लग जाएगा। अगर चाल बढ़ा देगा तो उसको समय लगेगा 360 बटे x प्लस 5 घंटे का समय लगेगा। अब प्रश्न ये कहता है कि इसको कम समय लगा, कितना, 1 घंटा। ऐसे मान लो इसको समय लगा है 5 घंटा तो इसको 4 ही घंटा लगा है, 1 घंटा कम समय लगा, ठीक है। ऐसे ही तो प्रश्न कह रहा है भाई चाल बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा। ये वाला समय कम है, ये समय ज्यादा लग रहा है, यहां पर समय कम लग रहा है। तो इसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए बच्चों बराबर हो जाएगा सीधा। भाई यहां पर मान लेते हैं 5 घंटा लगा, तो यहां पर प्रश्न कह रहा है चाल बढ़ा दी, अब इसमें 4 ही घंटा लग रहा है। तो अगर हमें यहाँ 5 के बराबर करना है तो यहाँ इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा। तो बस यही हमें करके दिखा देना है। यहां पर लिखें प्रश्नानुसार। क्या प्रश्न के अनुसार यहां लिख दें, यहां लिखेंगे 360 बटे x, यहां लिखेंगे 360 बटे x प्लस 5, और ये वाला समय कम है 1 घंटा, इसलिए 1 घंटा इसमें जोड़ दें। अब दोनों के समय बराबर हो गए, ठीक है। इसको इधर ले आओ, यहां से 360 और 360 दोनों जगह से 360 आप कॉमन ले सकते हो। तो यहां से 1 बटे x,
ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360, हमने कॉमन ले लिया है। 1/x+5 यहां बचेगा, बराबर में इधर 1 लिख दें। क्लियर बच्चों? 360 ये ज्यों का त्यों लिखें, यहां से एलसीएम आएगा x × x+5 लिखना है। यहां से देखो x+5 माइनस x लिख दें और बराबर में इधर 1 लिख दें। ठीक है, -x + x खत्म काम। तो आपको लिखना है 360 गुणा में 5 बटे 360 गुणा 5 बटे में क्या लिखना है, x का x में गुणा x² प्लस 5 का x में गुणा 5x और बराबर में 1 यहां लिख दें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से 1 का गुणा जब इधर करेंगे, 1 का गुणा देखो 1 का गुणा करेंगे तो ये इतना ही ज्यों का त्यों लिखना है, x² प्लस 5x लिखना है, बराबर 1 का गुणा इधर करेंगे तो यही आएगा। देखो इसका भी गुणा आपस में कर लेते हैं, 0 5 छक्का 30 हासिल में 3 और 5 × 15 और 3 18 लिख दें। ठीक है, इधर ले आए तो माइनस का 18 हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस में लिखना है 1800 और बराबर में 0। अब यहाँ 1800 के तो गुणनखंड करेंगे, इस प्रकार कर लें, पहले 18 की कर दें, 3 3 × 9 9 दूनी 18। अब 100 के और कर लें तो 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100। ठीक है, 1800 की गुणनखंड हो गई। अब यहाँ पर 2 जोड़े ऐसे बनाओ कि हमें घटाने पर 5 मिल जाए। तो यहां से देखिए ऐसा करते हैं, 9 3 × 9 और 9 में 5 का गुणा करें, 9 पंचे 45 हो गया। ठीक है कि नहीं? अब बाकी जो बचे हैं इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 दूनी 40। यहां देखो 40 लिखोगे, 45 में से 40 घटाओ, देखो 5 बचेगा। ठीक है कि नहीं? बस यहां से आपको लिखना है x² प्लस यहां लिखें 45x - 40x, डायरेक्ट लिख देते हैं 45x - 40x, 45x माइनस में 40x, 45x में से 40x घटाओगे तो 5x बचेगा। बिल्कुल ठीक है, माइनस में यहां लिखना है 1800 और बराबर में 0। ठीक है, 2 2 के समूह बनाकर आप कॉमन लें, यहां से x कॉमन दिखाई दे रहा है, x यहां x बचेगा प्लस यहां x से x कट जाएगा तो 45 यहां बचेगा। ठीक है, इन दोनों जगह से देखो माइनस का 40 कॉमन लें, 40 से 40 कैंसिल करोगे तो x माइनस माइनस यहां पर प्लस और यहां 40 से भाग करोगे, देखो पहले तो 0 कैंसिल करना है। ठीक है, फिर 4 का भाग दो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और बराबर में 0। x + 45 फिर से कॉमन यहां दिखाई दे रहा है तो x + 45 फिर से कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा x - 40 और बराबर में 0। ठीक है बच्चों, यहां पर पहला गुणनखंड 0 लिखें, यदि x + 40 या x + 45 बराबर 0 तो यहां से x का मान माइनस में मिलेगा 45, इसको हमें अमान्य लिखना है। क्यों बच्चों लिखना है अमान्य? चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती। यहां पर चाल ये x है क्या, x का मतलब रेलगाड़ी की चाल, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। x का मान हमेशा प्लस में आएगा, मतलब चाल का मान प्लस में आएगा। तो यहां से x बराबर -45 जो निकला है उसको अमान्य लिख दें। इसके बाद यहां पर दूसरा गुणनखंड x - 40 बराबर 0 लिखें तो यहां से x बराबर 40 मिलेगा, मतलब रेलगाड़ी की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका बच्चों आंसर है, करेक्ट है। इतना काम हमें करना है। तो बिल्कुल आसान सा काम है बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान। जो प्रश्न कहता है हमें वैसे ही करना है, अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है। पहले एक बार फिर से समझ लें, यहां पर मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न कहता है 360 किलोमीटर जब वो यात्रा करेगी, रेलगाड़ी कितनी यात्रा करेगी, 360 किलोमीटर यात्रा करेगी तो कितना समय लेगी। तो समय बराबर बच्चों दूरी बटे चाल होता है। उसने यात्रा करी, दूरी चली कितनी, 360 किलोमीटर, चाल उसकी क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय लगेगा 360 बटे x घंटे का समय लग जाएगा। यदि ये चाल अपनी बढ़ा दे, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो अब ये चाल 5 और इसमें x में 5 जोड़ोगे, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। अब इस चाल से अगर वही 360 किलोमीटर की दूरी तय करी जाए तो कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा देखो दूरी बटे चाल
दूरी बटे चाल, दूरी तो वही है 360 किलोमीटर जानी है। अब चाल उसकी ये बदल गई x+5, तो x+5 से भाग देना है। प्रश्न कहता है जो अब समय लगा ये कम है, 1 घंटा कम समय लग रहा है, पहले से 1 घंटा कम समय लग रहा है, क्योंकि चाल बढ़ा दी तो समय तो कम लगेगा, पक्की बात है। तो ये समय 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा ज्यादा है, इसमें 1 जोड़ दें तो यहां पर ये दोनों समय बराबर बराबर हो जाएंगे। तो वही काम हमने बच्चों यहां पर किया है, 360 बटे x, यहां पर 360 बटे x+5, इसमें 1 जोड़ दिया, ये देखो है ना, तो दोनों समय बराबर हो गए। अब इसको इधर ले आओगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा ये, और 360 यहां से 360 कॉमन मिल गया, 1 बटे x, ये माइनस में 1 बटे x+5 और बराबर में 1। ठीक है, इसको हमने हल कर लिया, 360 अपना ज्यों का त्यों है, और यहां से x इंटू x+5, ये देखो एलसीएम आ गया। ठीक है, x इंटू x+5 ये एलसीएम आ गया, x+5 और माइनस ये x और बराबर में 1, x से x कैंसिल हो गया, तो 360 गुणा 5 बटे में x² प्लस 5x, इनका आपस में गुणा कर दिया बराबर में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x² प्लस 5x और बराबर में यहां 1 का गुणा करोगे, 360 गुणा 5 मतलब 1800 हो जाएगा। 1800 इधर ले आई, माइनस का 1800 बराबर 0। अब यहां पर गुणनखंड विधि से हमने इसको हल किया। ठीक है, और इसके बाद x का मान यहां से 1 निकला है माइनस में, उसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि कभी चाल ऋणात्मक नहीं होती है। x का मान जो ऋण में आया है उसको हमें छोड़ देना है। x का मान धन में कितना आया है, x बराबर आया है 40। बस यही 40 रेलगाड़ी की चाल आपको लिखनी है। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। करेक्ट है बच्चों, चलो इसको भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां। इसके बाद देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। यहां पर लिखा है 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 नल एक साथ हौज में भर रहे हैं, 2 नल एक किसी हौज को एक साथ भर रहे हैं, कितने टाइम में, 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। बच्चों ऐसा होगा कि एक नल का व्यास ज्यादा होगा, वो ज्यादा पानी देता होगा, कम व्यास का होगा वो निश्चित रूप से कम पानी देता होगा। तो जो ज्यादा व्यास का नल है वो जल्दी हौज को भर देगा, और जो कम व्यास का नल है वो देर में भर पाएगा। तो प्रश्न कहता है कितने देर में, कहता है कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, अधिक व्यास वाला कम समय लेगा। ठीक है, 10 घंटे कम समय लेता है, प्रश्न कहता है। तो कहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करिए। मतलब दोनों नल अलग अलग अगर हौज को भरे तो कितने कितने समय में भर पाएंगे, ऐसा प्रश्न हमसे पूछता है। ठीक है, इसको पहले रब कर लें। पूरा प्रश्न बच्चों एक बार मन में पहले गुनगुनाओ कि हमसे प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। हमसे प्रश्न एक बार फिर से समझो क्या क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि 2 नल हौज को भर रहे हैं, एक साथ मिलके दोनों नल हौज को भर रहे हैं, एक का व्यास ज्यादा है एक का व्यास कम है, दोनों हौज को भर रहे हैं। तो प्रश्न कहता है कि दोनों मिला के जब हौज को भरेंगे तो समय कितना लगेगा, समय लगेगा 9 सही 3/8 घंटे का समय लग रहा है। फिर आगे ये कहता है कि अधिक व्यास वाला जो बड़ा व्यास, जिसका व्यास बड़ा होगा, वो नल कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का कम समय लेता है। ठीक है, बड़े व्यास वाला कम समय लेता है, छोटे व्यास वाला समय उसको भरने में ज्यादा समय लेता है, 10 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो कहता है प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में अलग अलग से कितना समय लेगी ये आपको बताना है। तो यहां पर बच्चों ऐसा लिख देते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9वां, है ना, 9वां प्रश्न है। तो यहां पर हमें कुछ बातें दी गई हैं, उनको पहले लिखना है। माना कम व्यास वाला नल अधिक व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल से समय, हाँ तो यहां लिख देते हैं माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटों में भरता है। ठीक, तो बताओ
अगर कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है तो अधिक व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा? अधिक व्यास वाला नल और यहां पर जोड़ दें, ठीक है। अधिक व्यास वाला नल हौज को x माइनस 10 घंटों में भरेगा, ऐसा प्रश्न कहता है। अभी हमने नहीं कहा, यह प्रश्न कहता है कि जो अधिक व्यास वाला नल है वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम में भर देता है। ये अगर x घंटे में भरेगा तो ये 10 घंटे कम में भर देता है, ठीक है। ये बड़ा व्यास वाला है, जो अधिक व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। भरने में कितना समय कम लेता है? 10 घंटा, ठीक है। अब समझो, अगर हम आपसे ये कहें कि ये x घंटे में पूरा भर देता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो आपको यहां लिखना है 1 घंटे में कम व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा बराबर कितना भरेगा? 1 घंटे में भरेगा 1/x भाग। पूरा अगर x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x भरेगा। इसी प्रकार बिल्कुल अधिक व्यास वाले की बात बताओ। अधिक व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा बराबर कितना? 1/x माइनस 10 भाग भरेगा, ठीक है। पूरा भाग भरता है x माइनस 10 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा तो 1/x माइनस 10 भाग भर जाएगा, ठीक है बात की नहीं। अच्छा, दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो यहां पर लिखना है, इसलिए दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज, 1 घंटे में भरा हौज बराबर कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 भाग, इतना भाग भर जाएगा। दोनों को खोल दिया जाए तो कितना हौज भर जाएगा? 1/x, ये भर देगा 1/x भाग, ये भर देगा 1/x माइनस 10 भाग। दोनों भर देंगे कितने? दोनों को जोड़ दें। तो इस तरीके से इनको हल करें तो ये x इंटू एक्स माइनस 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहां से देखो x माइनस 10 प्लस यहां पर x लिखना है, तो इस तरीके से 2x माइनस 10 बटे में x इंटू एक्स माइनस 10 इतना हौज भर जाएगा दोनों नलों को अगर 1 घंटा के लिए खोल दिया जाए तो, ठीक है। कितनी बात कंफर्म हो गई बच्चों? 1 घंटे में दोनों नलों के द्वारा भरा भाग इतना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न की बात करो। चूंकि प्रश्नानुसार दोनों नल पूरा हौज कितने टाइम में भरते हैं? पूरा हौज भरते हैं बराबर कितने समय में? देखो यहां पर लिखा है 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। 9 सही 3/8 घंटे में पूरा हौज भरते हैं, ठीक है। इसलिए देखो ध्यान दें बच्चों, अगर पूरा हौज भरने में इतना समय लग रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 9 8 9 72 और 3 75, आपको यहाँ 75/8 घंटे लिख दें तो भी ठीक है, ठीक है। 75/8 घंटा लगते हैं तब पूरा हौज भर जाता है। 1 घंटे में कितना भरेगा? इसका 1 घंटे में 75/8 घंटे में पूरा हौज भरता है, इसलिए 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में भरा हौज बराबर कितना होगा? 1 घंटे में भरा हौज बराबर होगा 1/75/8। देखो ध्यान दें, पूरा हौज भरता है 75/8 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 बटे में लिखना है 75/8, 8 ऊपर कर दें तो इस तरीके से ये हो जाएगा 8/75। ये देखो 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज 8/75 भाग हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखो यहां पर इस पर 2 नंबर डाल लो। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में प्रश्न के अनुसार इतना भरता है। दोनों को बराबर बराबर कर दें, 1 नंबर 2 नंबर दोनों को बराबर बराबर कर दें और यहां से एक इक्वेशन फिर हमें मिल जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x का मान हम निकाल पाएंगे। यहां पर हम लिख दें समीकरण 1 और 2 से। थोड़ा इधर देख लो बच्चों, यहां पर हम लिख देते हैं, इधर से थोड़ा जगह कम है, यहां पर हमें
थोड़ी कोसाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर देखो, तो बच्चों यहां पर लिख दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। पहला समीकरण यहां पर 1 घंटे में भरा, दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा भाग ये है, और यहां प्रश्न के अनुसार 1 घंटे में भरा भाग दोनों के द्वारा ये है, दोनों को बराबर करना है। तो यहां लिखना है 2x माइनस में 10 और डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। और बराबर यहां देखिए, यहां पर लिखना है बराबर में कितना, 8/75, ठीक है। क्या लिखना है, 8/75 लिखना है। बस इसको हल करोगे तो यहां से एक समीकरण हमें मिल जाएगा। चलो यहां पर इस प्रकार से लिखते हैं, देखो 75 का यहां गुणा करो, 8 का यहां गुणा कर दो, है ना। तो इस प्रकार लिखो 8 इंटू में x का x में गुणा x स्क्वायर लिख दें, माइनस में x का 10 में गुणा यहाँ 10x लिख दें, बराबर में 75 का यहाँ गुणा करो, 75 दूनी 150, 150x लिखो, माइनस 75 का 10 में गुणा करो तो 750 लिख दें, ठीक है। और आगे देखो 8 का गुणा करो तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस 8 में 10 का गुणा, 10 8 80x लिख दो, इधर ले आओ, माइनस का 150x लिखो, प्लस का 750 लिख दें, बराबर में 0, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। और थोड़ा आगे देखो 8x स्क्वायर ज्यों का त्यों, यहाँ पर 80x माइनस का है, माइनस का ही 150 है, दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर 230x हो जाएगा, ठीक है। 18 और 5 15 और 18 23, मतलब हाँ ठीक है, 230x और प्लस का यहां से 750 लिखो, बराबर में 0, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया। बच्चों चाहो तो यहां से 2 का भाग पूरे समीकरण में अभी चला जाएगा, तो 2 का भाग दे दें पहले, पर इसके आगे फिर हल करेंगे। 2 का भाग 2 तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहां 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115x, और यहां 2 से भाग करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और बराबर में 0। अब देखो बच्चों 375 के ऐसे गुणनखंड करें, 375 में 4 का गुणा और करना है, 375 गुणे 4, इनका दोनों का गुणनफल करने के बाद ऐसे दो जोड़े बनाओ कि 115 आ जाए जोड़ने पर, या फिर श्री धराचार लगाओ सीधा, कोई जरूरत नहीं है। गुणनखंड करने में जरा भी तकलीफ दिखाई दे तो आपको क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान निकाल लें, ठीक है। यहां बताओ a बराबर कितना आएगा बच्चों 4, b बराबर कितना आएगा माइनस का 115 और c बराबर यहां से आएगा 375, ठीक है। यहां से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में क्या लिखना है 2a, माइनस ये फॉर्मूले में है। अब b का मान बताओ कितना है, b का मान माइनस में है 115, तो माइनस में लिखना है 115, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहां लिखना है प्लस माइनस, ये है ना प्लस माइनस, अंडर रूट भी जो का त्यों लिखना है। अब माइनस 115 का हमें स्क्वायर करना है, माइनस 115 का स्क्वायर, b का स्क्वायर का मतलब b का मान कितना है माइनस में 115, इसका स्क्वायर लिखो, फिर माइनस, फिर 4, फिर a इंटू सी, a का मान 4 लिखो, c का मान 375 लिखें, और फिर बटे में क्या लिखोगे 2 इंटू a का मान 4। तो आगे देखिए बराबर में 115 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर देखो माइनस 115 का जब वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, और 115 का स्क्वायर करोगे तो 13,225 यहां मिलेगा 13,225, और माइनस में 4 चौको 16 और 16 में 375 का गुणा जब करोगे तो यहां से 600 में 6000 मिलेगा, और बटे में आपको नीचे 8 लिखना है, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ 13,225 में से जब 6000 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा देखो 115 प्लस माइनस यहां से घटाने के बाद अंडर रूट के अंदर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7,225, 13 में से 6 घट के 7 बचे ना, 7,225 और डिवाइडेड बाय 8, यहां से 8 लिख दें, ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। आगे देखो अब थोड़ा सा और थोड़ा इधर आना पड़ेगा बच्चों, x बराबर यहां से निकल रहा है, देखो कितना x बराबर है, ये x की वैल्यू है, ये देखो x बराबर कितना है 115 प्लस माइनस
x बराबर है 115 प्लस माइनस अंडर रूट में लिखा है 7200, मतलब 7225 और नीचे बटे 8। पूरी संख्या एक बार हमने फिर लिख ली यहाँ पर। यहाँ देखिए 115 प्लस माइनस यहाँ 7225 का वर्गमूल यहाँ से लेंगे तो हमें 50 ही मिलेगा और बटे में 8। ठीक है, 7225 का वर्गमूल निकालोगे कितना, 50 ही लिखना है, बटे में 8 और इसके बाद यहाँ से एक प्लस चिन्ह लेंगे तो x का मान आएगा 1, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान आएगा, जो यहाँ से लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 115 प्लस 85 और नीचे बटे में 8, ये हमें मिलेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ो, 5 5 10, 8 और 1 9 और हासिल में इसको भी 10 लिख दें और 1 1 2, मतलब 200 बटे में 8 मतलब 25। यहाँ पर x का मान कितना, 25। x का क्या मतलब है, x का मतलब है कि कम व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे का समय ले रहा था, तो x का मान हमारा 25 निकला है। इसका मतलब कम व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भर देगा। ठीक है, और अधिक व्यास वाला उससे 10 घंटे कम लेगा, मतलब 25 में से 10 घटाओगे 15 घंटे में, अधिक व्यास वाला नल 15 घंटे में भर देगा, कम व्यास वाला नल 25 घंटे में भरेगा। यहां से देखो x बराबर 25 मिल रहा है। अगर हम माइनस चिन्ह लेंगे, देखो यहां से माइनस चिन्ह लेने पर, यहां देखो अगर माइनस का चिन्ह लें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 115 माइनस में 85 और बटे में 8 लिख दें। घटाओ भाई, यहां से 115 में से 85 घटाओगे 0 और यहां से 30 मिलेगा, है ना, 30 लिखना है। 5 में से 5 गए 0 और 11 में से 8 घटाओ 30 बटे में 8 लिखना है। ठीक है, तो यहां से 15 बटे में 4 मिलेगा। इसको बच्चों हम अमान्य लिख देंगे क्योंकि यहां पर ये बटे में तो हो नहीं सकता, है ना। समय आपका 15 बटे 4, 15 बटे 4 का मतलब सीधी बात है कि 10 से भी कम है। तो यहां से प्रश्न कहता है कि यहां तो 10 घंटे कम समय ले रहा है, x में से 10 घटाना है, यहां से x का जो मान निकला वो 10 से भी कम है। इसका मतलब इसको हमें क्या लिखना है, अमान्य लिखना है। बस ये लिखना है कि अधिक व्यास वाला नल हौज को भरने में, कम व्यास वाला नल हौज को भरने में 25 घंटा लगेगा और अधिक व्यास वाला नल हौज को भरने में 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे का समय लेगा। ये आपको आंसर में लिख देना है। ठीक है बच्चों, चलो यहां पर बच्चों इस प्रकार से आप लिख सकते हो। यहां लिख देते हैं इन दोनों के आंसर, देखो ध्यान दें। कम व्यास वाला नल, कम व्यास वाला नल हौज को कितने घंटे में, 25 घंटे में, 25 घंटे में तथा अधिक व्यास वाला नल, अधिक व्यास वाला नल हौज को 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है, भरेगा। ये आंसर है बच्चों। ठीक है, बात क्लियर होगी बच्चों, इतना काम करना है। यहां पर जो कम व्यास वाला नल है वो 25 घंटे समय ले रहा है और अधिक व्यास वाला नल अगर हौज को भरेगा अकेले तो उसको 15 घंटे का समय लगेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। चलो इसको नोट करें बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। आप देखिए बच्चों 10वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, क्वेश्चन नंबर बच्चों 10वां ये है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी दी गई है 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। बच्चों प्रश्न कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है और जाना कहाँ है। मान लेते हैं कि मैसूर से बेंगलोर जाना है, मतलब 132 किलोमीटर यात्रा करनी है। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, एक सवारी गाड़ी है। सवारी गाड़ी की चाल कम होती है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल अधिक होती है।
तो प्रश्न कहता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा का कम समय लेती, तेज चलेगी निश्चित रूप से कम समय लग जाएगा। आगे ये भी लिख दिया गया है कि मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। अगर बीच में कोई रेलगाड़ी रुक रही है तो उसको ये माने कि वो रुकी नहीं, उसके समय का कोई ध्यान ना दें, रुकने के समय का कोई ध्यान नहीं देना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा सवारी गाड़ी की अगर चाल x है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। प्रश्न ऐसा कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताइए बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। यहां पर ऐसे लिख दें बच्चों, ये थोड़ा सा देखो ऐसे समझो। यहां पर मान लेते हैं ए बिंदु पर ये आपकी कोई रेलगाड़ी खड़ी है, ठीक है, यहां पर है ये बी बिंदु, यहां पर मान लेते हैं मैसूर है, यहां पर ये बेंगलोर है। टोटल मिला के दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर की दूरी है। 132 किलोमीटर यात्रा इसको करनी है, यहां मैसूर से बेंगलोर जाना है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियों को जाना है तो पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो सवारी गाड़ी है, स्लो स्लो चल रही है, दूसरी गाड़ी थोड़ी तेज चल रही है, तो यहां से दोनों को दूरी एक ही जानी है, 132 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, ठीक है। बीच में कहीं गाड़ी अगर रुक रही है तो उस रुके हुए समय का हमें यहाँ पर ध्यान में नहीं करना है कि भाई रुकी कितने समय रुकी, उसको हमें ध्यान में नहीं रखना। तो यहां पर देखो मान लेते हैं कि माना ये आपका है 10वां सवाल, यहां ऐसा मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी जो आपकी सवारी वाली है, सवारी रेलगाड़ी जो है, तो यहां लिखें माना सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न ऐसा कहता है कि जो एक्सप्रेस वाली है उसकी चाल अधिक है, कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे 10 उसकी ज्यादा है। तो आपको यहां लिखना है तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? प्रश्न के अनुसार x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 10 किलोमीटर अधिक है, सवारी गाड़ी से इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। इसके बाद 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहां पर हमें क्या करना है? 11 जोड़ देना है, ठीक है। 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल अधिक है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब यहां पर सवारी गाड़ी ने इस चाल से 132 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में की, हमें यहां पर निकालना है। यहां लिखें सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय। यहां पर समय निकालें तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, और दूरी उसने 132 किलोमीटर तय करी और किस चाल से करी? उसकी चाल है x, तो आपको 132 बटे x इतने घंटे का समय लग जाएगा। 132 बटे x घंटे का समय लगाएगा, किसको? जो सवारी गाड़ी है उसको ये समय लगेगा। इसके बाद देखो एक्सप्रेस गाड़ी को कितना समय लगेगा, यहां लिखें एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय। यहां पर देखो समय निकालो तो कितना समय लगेगा? 132 किलोमीटर इसको भी दूरी तय करनी है, लेकिन इसकी चाल आपकी x प्लस 11 है, ठीक है, तो इसको समय लगेगा 132 बटे x प्लस 11 घंटे का। अब प्रश्न ये कहता है बच्चों इसको कम समय लगा, भाई तेज चल रहा है ना, इसकी ज्यादा चाल है तो निश्चित रूप से इसको कम समय लगेगा। कितना समय कम लगा है? इसमें लिखा है कि 1 घंटा कम समय, इसका समय 1 घंटा कम है, इसका समय ये 1 घंटा अधिक है, ठीक है। यहां पर 1 घंटा अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल पक्की बात है भाई। ऐसे समझो कि यहां पर अगर 10 घंटे लगे तो इसको यहां 11 घंटे लग गए। ऐसे समझो कि यहां पर इसको अगर 10 घंटे लग गए तो इसको फिर 9 ही घंटे लगे। प्रश्न कहता है 1 घंटा ये पहले पहुंच गया। भाई यहां पर जब तेज चल रहा है ना, जब उसकी चाल ज्यादा है तो निश्चित रूप से कम समय लगेगा। इसका 1 घंटा कम समय है, इसमें 1 जोड़ दें, दोनों को बराबर कर दें। तो यहां लिखें प्रश्नानुसार क्या लिखना है?
प्रश्न के अनुसार हमें ऐसा लिखना है 132/x ये सवारी गाड़ी के द्वारा लगा समय है और ये एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा लगा समय है 132/x + 11। ये समय 1 घंटा कम है तो इसमें 1 घंटा जोड़ दिया जाए, दोनों बराबर। करेक्ट है बच्चों। इसको इधर ले आके यहाँ से 132 हमें कॉमन मिल रहा है, 132 से 132 दोनों जगह से 132 कॉमन लेंगे और ये पद इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। 132 यहाँ कॉमन ले लिया तो 1/x + 11 लिखना है और बराबर इधर बच्चों 1 बचेगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो 132 और यहाँ से x × x + 11 यहाँ से एलसीएम आएगा और इसके बाद यहाँ देखो x + 11 लिखना है माइनस और ये x और बराबर में क्या लिखना है 1। यहाँ देखिए -x + x ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 132 × 11 क्या लिखना है 132 × 11 बटे में यहाँ x और x का गुणा x² लिखना है प्लस x का 11 में गुणा 11x लिखना है बराबर में 1 और 1 को 1/1 लिख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से देखो x² + 11x बराबर 1 का गुणा करोगे इतना ही आएगा। आपको यहाँ इनमें दोनों में गुणा कर देना है 11 और 2 का गुणा, 11 दूनी 22 हासिल में 2, 11 तिया 33 और 2 35 हासिल में 3 और 11 के हम 11 और 3 14 लिख देना है। ठीक है 14। तो बच्चों यहां से इधर ले आओ माइनस का करके बराबर 0 लिख दें तो यहां लिख सकते हैं x² + 11x माइनस में 1452 और बराबर में 0। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आपका समीकरण बन गया। द्विघाती समीकरण को हल करना आपको पता ही है, गुणनखंड विधि से कर दो, किसी से ना करो, गुणनखंड विधि से यहां कर देते हैं। देखो लिखा हुआ है ये 1452, इसके गुणनखंड ऐसे बनाएं कि यहां पर घटाने पर 11 आ जाए, है ना। तो इस प्रकार देखो लिखो बच्चों, इसको हम ऐसे लिख दें, ये आपका था 1452 और इसमें हमने क्या किया था ये 132, यहां देखो 132 × 11 जब इन दोनों का गुणा किया था तभी तो ये आया था। और थोड़े इसके गुणनखंड करें तो इसको हम यहां लिख सकते हैं 12 × 11 × ये 11। ठीक है, 12 × 11 तो इसके गुणनखंड हो गए और यहाँ पर 11 ये लिखा ही है, ये भी ठीक है। 6 के और गुणनखंड करें 2 और या फिर 3 चौको 12 लिख दो, 3 × 4 × 11 × 11। अब यहाँ पर देखो 11 चौको 44 लिखो, 11 तिया 33 लिखो और ये 44 में से 33 घटाओगे बच्चों 11 बचेगा। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं। इनका हमने क्या कर लिया, यहां से देखो इसका गुणा किया था तब आया था ये 1452। अब 1452 के गुणनखंड हमने करे तो 132 × 11 और 132 के और गुणनखंड कर लिए तो 12 × 11 × 11 और यहाँ 12 से फिर हमने 12 के गुणनखंड 3 × 4 × 11 × 11। यहाँ 4 और 11 का गुणा 11 चौको 44 और 11 में 3 का गुणा 11 तिया 33 और यहाँ से 44 में से 33 घटाओगे तो यहाँ पर हमें 11 मिल जाएगा। ये हमें 11 चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे x² लिखना है प्लस यहाँ से 44x में से 33x घटा दो, 44 में से 33 घटाएगा 11x बचेगा। बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे ये आपको लिखना है 1452 और बराबर में 0। करेक्ट है। अब देखिए यहां से हम कॉमन लेंगे, यहां इन दोनों पदों से x कॉमन है तो हमें यहां x + 44 मिलेगा। आगे से इन दोनों पदों से माइनस का 33 कॉमन लेंगे, 33 से 33 डिवाइड होगा x और ये माइनस माइनस प्लस लिख देना है। 33 से इसको डिवाइड करोगे 44 बार कटेगा बराबर में 0 लिखना है। अब यहां से x + 44 यहाँ दोनों ब्रैकेट 1 मिल रहे हैं, इनको फिर से कॉमन लें तो x + 44 कॉमन मिल जाएगा और यहां से x - 33 ये बच जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। करेक्ट है बच्चों इतना। यदि इसको 0 लिखना है देखो यहां पर लिख दें, यदि x + 44 बराबर 0 तो यहां से x का मान हमें माइनस में 44 मिलेगा। ठीक है, प्लस 44 इधर ले जाओ -44। बच्चों x का क्या मतलब है, x का मतलब है सवारी गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल तो ऋणात्मक होती नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो x का मान निकला है उसको हमें क्या लिखना है, अमान्य लिखना है। ठीक है, यहाँ दूसरा ये गुणनखंड x - 33 बराबर जब 0 लिखेंगे तो यहां से x का मान हमें 33 मिलेगा और यही हमारी सवारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी।
ठीक है, जो सवारी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितनी है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसमें अगर 11 जोड़ दिया जाए तो ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 33 + 11 मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको यहां आंसर में क्या लिखना है, यहां पर आपको आंसर में ये लिख देना है सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर लिखना है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस वाली की क्या लिखना है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर लिखना है 33 में जोड़ो 11 है तो ये हमारा हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल लिखनी है। करेक्ट बच्चों, इतनी बात समझ में आई। बस सवाल कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करना है। एक बार पूरी बात फिर से समझें। प्रश्न में कहा है रेलगाड़ी जो सवारी रेलगाड़ी है उसकी चाल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है उसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटे का फर्क है। यहां पर ये सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा अगर मान ली जाए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल उससे 11 अधिक है, तो यहां पर x + 11 लिखना है। ठीक है, सवारी गाड़ी की चाल अगर x मान ली जाए तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इस वाली गाड़ी से इसकी चाल 11 अधिक है तो 11 जोड़ दें। दोनों की चाल हमें पता चल गई। दोनों रेलगाड़ी यहां पर खड़ी हैं, मैसूर में और बेंगलोर को जाना है, दोनों रेलगाड़ियों को जाना है। तो बच्चों यहां पर सवारी गाड़ी स्लो चल रही है तो ज्यादा समय लेगी। जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है उसकी चाल ज्यादा है, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है उसका समय कम लगेगा। दूसरी वाली गाड़ी जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको कम समय लग रहा है, 1 घंटा कम समय। प्रश्न कहता है 1 घंटा कम समय। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने दोनों ने जो यात्रा करी उनमें समय हमने निकाल लिया कि सवारी गाड़ी के द्वारा 132 किलोमीटर जब दूरी तय करी जाएगी, मतलब यहां से जब यहां पहुंचेगी, मैसूर से जब बेंगलोर पहुंचेगी तो 132 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो आपको लिखना है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 132 किलोमीटर गई और चाल किससे गई, x से। तो सवारी गाड़ी ने समय लिया, वो तो आपका ये हो गया। इसके बाद देखो एक्सप्रेस गाड़ी ने वही दूरी चलनी है एक्सप्रेस गाड़ी को भी, तो एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा जो समय लगा वो कितना हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। उसकी चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, x + 11 से भाग देना। ठीक है, तो बच्चों ये समय और ये वाला समय देखो, ये समय और ये समय में फर्क है 1 घंटे का। इसने 1 घंटे कम समय लिया है, इसने 1 घंटे ज्यादा समय लिया है। ऐसा भी कह सकते हो इसमें से इसको घटाओ 1 घंटा लिख दो, या फिर एक ही बात है दोनों को बराबर करना है। इसका 1 घंटा अधिक समय है, इसका 1 घंटा कम समय है, इसमें 1 और जोड़ दें, दोनों के समय बराबर बराबर हो। ठीक है, यही काम किया गया है। इसको 132 बटे x + 11 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। 132 यहाँ साथ साथ में कॉमन भी ले लिया है तो ये 1 बटे x और फिर ये आ गया इधर तो माइनस का 132 कॉमन में आ गया तो 1 बटे x + 11 बराबर में 1। यहाँ से इसको एलसीएम लेके हल कर लिया और इस तरीके से ये द्विघात समीकरण बन गया। बाकी यहाँ तो समझाने की बात नहीं है। ठीक है, इसको तो आप कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ x का जो मान निकला है वो एक ऋणात्मक मान है। ऋणात्मक मान को आपको अमान्य लिख देना है। क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो माइनस में जो 144 आया है उसको हमें अमान्य लिख देना है। x बराबर जो 33 आया है वो आपकी सवारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। सवारी रेलगाड़ी की चाल x है तो x का मान 33 निकला है, इसलिए हमें सवारी गाड़ी की चाल लिखनी है कितनी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 33 + 11। यहाँ पर देखो 33 + 11, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 और 33 दोनों को जोड़ दें, यहाँ से 33 + 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। करेक्ट बच्चों। चलिए बिल्कुल एकदम अंतिम प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। देखो ध्यान दें बच्चों, 11वां प्रश्न जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न देखो, कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल, ध्यान से समझो बच्चों, कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। क्या है, 2 वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की क्या भुजाएं हैं ये बताना है। देखो ध्यान से, एकदम आसान प्रश्न है बच्चों। ऐसा करते हैं, यहां चित्र से समझ लो।
एक वर्ग मान लो ये है आपका, एक वर्ग आपका ये है, ठीक है। और इस वर्ग की भुजा को हम ये लिख देते हैं कि इस वर्ग की भुजा x है, ठीक है। वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका मतलब इस वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, x मान लिया हमने, ठीक है। ये आपका पहले प्रकार का वर्ग है, ठीक है। पहले प्रकार का आपका एक वर्ग ये है। एक दूसरे प्रकार का और वर्ग यहां पर दिया गया है जिसकी कुछ भुजा और दूसरी होगी, तो मान लेते हैं कि इस वर्ग की भुजा y है, ठीक है। इन दोनों की भुजाएं हमसे पूछी गई हैं कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है। तो पहले की हमने मान ली x और दूसरे की हमने मान ली y। बस यही हमें ज्ञात करना है। दो बातें इसके लिए दी गई हैं कि इसका परिमाप बताओ, इसका परिमाप बच्चों कितना होगा। इसका परिमाप हमारा हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, मतलब 4x हो जाएगा। बताओ इसका बच्चों परिमाप कितना हो जाएगा। इसका परिमाप है वो कितना हो जाएगा, आपको लिखना है 4 गुणे भुजा, मतलब 4y हो जाएगा, ठीक है बात कि नहीं। अब यहाँ पर इसका परिमाप अगर हमें पता है तो यहां से देखो, ध्यान दें बच्चों, यहां इनका दोनों परिमापों का अंतर दिया गया है। देखो यहां लिख देते हैं पूरी बात। क्वेश्चन नंबर आपका है 11वां, ठीक है। क्या है ये 11वां प्रश्न। इसमें लिखा है कि मान लिया हमने पहला जो वर्ग है उसकी भुजा x मान ली, दूसरा वर्ग है उसकी भुजा हमने y मान ली। तो यहां लिख देते हैं माना पहला वर्ग, पहले वर्ग की लिखो, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर मान ली x मीटर, ठीक है। दूसरे वर्ग की भुजा यहां पर लिख दें, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर हमने मान ली y मीटर, ठीक है। पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4x। दूसरे वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4y। प्रश्न के अनुसार ऐसा दिया गया है कि दोनों परिमापों का अंतर यहां पर दिया गया है। प्रश्न के अनुसार एक का परिमाप पहले वाले का 4x है, दूसरे वाले का 4y है, और अंतर करोगे तो दोनों को घटा दें और अंतर बराबर प्रश्न के अनुसार दिया गया है, परिमापों का अंतर 24 दिया गया है। तो यहां पर बराबर क्या लिख दें 24, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही। अब यहां से हम एक काम करते हैं, ये 4 का सब में भाग कर दें। 4 का भाग पूरे समीकरण में जा सकता है, तो यहां लिखना है x माइनस y, और बराबर में यहां देखो ध्यान दें 4 से भाग चला गया, यहां भी 4 का भाग चला गया, यहां 4 छंग 24, ठीक है। चलो इस पर हम 1 नंबर डाल लेते हैं। क्लियर बच्चों। इसके बाद एक और बात दी गई है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग बराबर में 468 दिया गया है। मतलब इसका क्षेत्रफल बच्चों बताओ कितना होगा। इसका क्षेत्रफल अगर ये माने कि A1 है तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग, भुजा x मानी है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x का वर्ग, और इसका क्षेत्रफल ये अगर A2 मान लें तो क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग मतलब y का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर एक सेकंड शर्त और दी गई है। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार एक और बात दी गई है, वो क्या है, ऐसा कहा गया है कि जो इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दें और क्षेत्रफलों का योग बराबर दिया गया है 468 दिया गया है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां एक बात और दी गई है कि क्षेत्रफल दोनों जोड़ दें और बराबर में 468 लिख दें, ठीक है। ये भी बात हमें दी गई है, प्रश्न के अनुसार दी गई है। तो यहां पर A1 का मान हमने निकाला है x स्क्वायर प्लस ये A2 का मान हमने निकाला है y स्क्वायर, और बराबर में 468 लिखना है। बच्चों यहां पर हम 2 नंबर डाल लेते, ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों समीकरणों को हम द्विघात समीकरण में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। सीधी सी बात है बच्चों, 2 चर हैं, 2 चर से हमें 1 चर में कन्वर्ट करना है। यहां से अथवा यहां से किसी एक से हमें सुविधा के अनुसार एक चर का मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करना है। यहां से निकाल लेते हैं। देखो समीकरण 1 से देखो बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 से हम x का मान निकालें तो x बराबर हमें मिल जाएगा y प्लस 6। ध्यान से समझो, माइनस का y है इधर ले जाओगे तो y प्लस 6, मतलब ये y जो माइनस का है इधर ले जाओगे प्लस का y हो जाएगा। 6 प्लस y लिख दें या y प्लस 6 लिख दें, बिल्कुल एक ही सेम बात है, ठीक है। माइनस का है इधर ले गए तो 6 प्लस y, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 से x बराबर ये जो हमने लिखा है कहां रखना है,
समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर रखना है दूसरे वाले समीकरण, ठीक है, रख देते हैं। देखो यहां आपका ये x है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, y प्लस 6 लिखेंगे, ठीक है, y प्लस 6 कहें या 6 प्लस y कहें, बिल्कुल एक ही बात है। 6 प्लस y लिखेंगे, x को 6 प्लस y लिखेंगे, स्क्वायर को स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y स्क्वायर भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर में यहां लिखेंगे 468, ठीक। अब यहां इसका स्क्वायर तोड़ दें, पहले पद का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 लिखना है, प्लस यहां y का स्क्वायर करें तो y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, फिर यहां पर प्लस इन दोनों का गुणा करके दूना करें तो 6 दूनी 12 y लिखना है, यहां प्लस y स्क्वायर बिल्कुल ठीक अपने जगह पर है। 468 इधर ले आए तो माइनस का 468 लिखना है, बराबर में 0। यहां देखिए आपका एक द्विघाती समीकरण y चर में बनके तैयार हो रहा है। y स्क्वायर को जोड़ दें 2y स्क्वायर, यहां पर 12y है तो प्लस 12y आपको ज्यों का त्यों रखना है। यहां पर माइनस का है 468, इसमें प्लस का 36 जोड़ोगे तो माइनस का बचेगा कितना, 8 में से 6 घटाओ 2 लिखना है, और 6 में से 3 घटा के यहां से 3 लिखना है, और प्लस 432 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। 432 और यहाँ है 12, यहाँ है 2 बच्चों, 2 का सब पूरे समीकरण में 2 से डिवाइड कर दे, भाग चला जाएगा, तो यहां देखो बचेगा y स्क्वायर, प्लस यहां पर 6y लिखना है, यहां पर लिखना है माइनस 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, बराबर में 0। यहां देखिए y में एक वर्ग समीकरण बन गया, द्विघाती समीकरण बन गया। 216 के गुणनखंड करो, घटाने पर 6 ले आना है, ठीक है, कर सकते हो बड़े आराम से, अब तो कर सकते हो आप। देखो यहां करके दिखा देते हैं, ये आपका है 216 है, और यहां इसके अगर गुणनखंड कर लिए जाएं तो इसके देखो गुणनखंड पहले करेंगे, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, यहां पर 0 लिखना है, 2 अट्ठे 16, 2 से और डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से और डिवाइड करो, 2 चौको 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से डिवाइड करो, 3 निम 27, 3 से और डिवाइड करो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब यहां पर हमें 2 जोड़े बनाने हैं जिससे 6 आ जाए, ठीक है। ये देखो ध्यान दें, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यहां देखो इसको तो 18 लिख दें, और यहां पर 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 लिख दें, 18 माइनस 12 करोगे तो बच्चों 6 मिल जाएगा, ठीक है बात कि नहीं, बात आई समझ में कि नहीं। यहां से हमने 216 के गुणनखंड करे तो 2 गुणनखंड ये हो गए, एक 18 एक 12, 18 और 12 का गुणा करोगे तो 216 मिलेगा, 18 में से 12 घटा दें 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें 18 माइनस 12 लिखना है, 6 की जगह पे क्या लिखना है, 18 माइनस 12। चलो यहां देखो, ये y स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है y स्क्वायर, फिर प्लस 6y की जगह क्या लिखना है, 18y माइनस का 12y लिख दें, 18y में से 12y घटाओगे 6y बचेगा, माइनस 216 लिखना है, माइनस 216 बराबर में 0। क्लियर है बच्चों, इतनी बात एकदम क्लियर, समझ में आ रही, किसी को कोई डाउट तो नहीं। आगे देखो, यहां पर 4 पद बन गए, अब हमें 2 के जोड़े बना के कॉमन ले लेना है। यहां से देखिए y कॉमन है तो अब y प्लस 18 यहां लिखना है, यहां इन दोनों जगह से माइनस में 12 कॉमन दिखाई दे रहा है, 12 से 12 कैंसिल होगा, y माइनस माइनस यहां प्लस, और 12 से भाग करोगे तो 18 बार जाएगा, बराबर में 0। x प्लस 18 दोनों बार फिर से कॉमन है, देखो x प्लस 18, तो यहां पर y माइनस का बार है, बराबर में 0 लिखना है, करेक्ट बच्चों। यदि इसको 0 लिखोगे तो यहां लिखोगे यदि y प्लस 18 बराबर 0, तो यहां से y बराबर माइनस 18 मिल जाएगा, जो कि हमें अमान्य लिख देना है। क्यों अमान्य लिखना है, क्यों बच्चों अमान्य लिखना है, अमान्य इसलिए लिखना है क्योंकि यहां पर जो y है वो है क्या, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा ऋणात्मक थोड़ी होती है, इसलिए इसको छोड़ देना है, ठीक है, वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। तो आपको यहां पर दूसरा ये गुणनखंड 0 जब लिखोगे तो y माइनस में 12 बराबर 0 लिखोगे, तो यहां से y का मान हमें 12 मिलेगा, और यही y का मान 12 जो है वो दूसरे वाले वर्ग की भुजा कहलाएगी, ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा आपको 12 मिलेगी। बच्चों ये y का मान है, उठा के यहां कहीं रख दो समीकरण 1 में अथवा समीकरण 2 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा, और जो x का मान होगा वो पहले वाले वर्ग की भुजा हो जाएगा, ठीक है। यही तो बात है, दोनों बातें पूछी गई हैं। तो आपको क्या करना है, y का मान
समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, ठीक है, 1 नंबर में रखने बच्चों क्या हो जाएगा, यहां देखो x अपना ज्यों का त्यों है, माइनस बाई, और बाई को क्या लिखेंगे, यहां 12 लिखेंगे, बराबर ये 6 लिखेंगे, ठीक है। यहां पर माइनस का 12 इधर ले आओ तो x का मान यहां से हमें x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 12 मतलब 18, ठीक है, क्लियर। x का मतलब क्या है, पहले वाले वर्ग की भुजा 18 आ गई, पहले वाले वर्ग की भुजा 18 मीटर आ गई, और दूसरे वाले वर्ग की भुजा ये 12 मीटर आ गई। y का मतलब दूसरे वाले वर्ग की भुजा, x का मतलब पहले वाले वर्ग की भुजा। तो यहां पर यही दोनों बातें हमसे पूछी गई थी कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है, तो बच्चों यहां पर इस वाले वर्ग की भुजा कितनी लिखनी है, पहले वर्ग की भुजा बराबर आपको क्या लिखनी है, 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर लिखनी है। और इसके बाद ये दूसरा जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, सेकंड वाले वर्ग की भुजा कितनी है, इसकी सेकंड वाले वर्ग की भुजा को बाई माना गया है। बाई का मान कितना निकला था, बाई का मान यहां से देखो 12 निकलागा। तो यहां पर सेकंड वर्ग वाले वर्ग की भुजा कितनी लिखनी है, आपको 12 मीटर लिखनी है। ये बच्चों इसके आंसर है, करेक्ट। इसका आंसर ये वर्ग की भुजा 12 है, इस वाले वर्ग की भुजा 18 है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर होती है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर अगली वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, मूलों की प्रकृति। हम बिना ज्ञात करे जब समीकरण को हल करते हैं तो ये x और जो x के मान या चर के मान आते हैं वही तो मूल होते हैं। तो मूल जब हल करते हैं ना, तब हम मूलों को जानते हैं कि मूल वास्तविक है या नहीं है, अलग अलग है या नहीं है। लेकिन हम बिना हल करे उनकी प्रकृति जानेंगे कि उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। मतलब दोनों मूल बराबर बराबर हैं या दोनों अलग अलग हैं, दोनों वास्तविक हैं, असमान हैं, भिन्न भिन्न, मतलब हर तरीके से हमें उनमें कंपेयरिंग करनी है कि भाई दोनों मूल कैसे कैसे हैं, अलग अलग हैं, समान हैं, भिन्न हैं, क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम बिना हल करे जानेंगे इससे अगले वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी 4.4 शेष रह गई है, इसको हम अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छा सा समझ में आ रहा है। बाकी आपको शेष जो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन हैं वो अगले वाली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।